सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिमांशी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ जी। और इसके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके दो या तीन मेजर टॉपिक्स। ठीक है, विच इज़ व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, देन व्हाट इज़ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आई रियली होप कि मैं इन तीन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करूं, और आफ्टर मैं उसके सेकंड पार्ट के अंदर आपके कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करूं। मतलब जब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी उसके अंदर, और थर्ड वाले के अंदर फिर मैं तीन टॉपिक्स लूंगी, क्योंकि ये तीनों शॉर्ट है। क्योंकि टाइप्स अपने आप में चार टाइप्स होते हैं, तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है, सो बिना देर करे मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर, विच इज केमिकल रिएक्शन। हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो एज वी ऑल नो कि हम कोई रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखते हैं, एक रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है। देखिए, जैसे कि आप रिएक्शन को कैसे मानते हो कि कोई भी ए प्रोडक्ट है, वो बी प्रोडक्ट के साथ मिलके आपका कुछ भी बनाए सी और डी, तो आप इसको क्या बोलते हो, ये क्या है, ये है एक इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर जो इस तरफ जो आपके ये ए और बी वाला पार्ट है, इसको आप किस नाम से जानते हो, डेट आर रिएक्टेंट, बिकॉज दीज आर द सब्सटेंसेस जो रिएक्ट किए हैं। और फिर उसके बाद जो ये सी और डी है, ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट जिन्होंने मिलके क्या बनाया है, जिन्होंने बनाया है कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका ए और बी प्रोडक्ट, आपका रिएक्टेंट हुआ, और सी और डी आपका प्रोडक्ट हुआ। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको आप लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हो, हेयर ए एंड बी, आर कन्वर्टेड इनटू वन और टू न्यू सब्सटेंसेस, दैट इज प्रोडक्ट्स, जिसको यहाँ पे मैंने सीओडी से डिनोट किया है। बट द थिंग इज, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी ना, जो सीओडी आपका जो प्रोडक्ट बना, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि इसका हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज H2 प्लस O2, इसने मिलके बनाया H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहाँ पे H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट्स हैं आपके, है ना। H2 और O2 हमारे पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट्स है। और यहाँ पे जो H2O बना, दैट इज प्रोडक्ट। ये एक ही प्रोडक्ट बना है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो ये प्रोडक्ट बना है, तो क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिसेंबल करती है? बिल्कुल नहीं। H2 और O2 जब तक रिएक्टेंट्स थे, दे हैव देयर प्रॉपर्टीज, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज थी, बट दे जब वो एकदम एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, दैट इज वाटर इटसेल्फ, H2O, तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इस बारे में हम लोग कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है बच्चों यहाँ पे, कि जिसको अभी हमने पढ़ा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है क्या, कि जब आपके रिएक्टेंट्स और मिलके कोई प्रोडक्ट बनाए और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें यहाँ पे सेकेंड लाइन में ये लिखा है, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, दीज आर योर रिएक्टेंट्स, जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, दैट इज योर रिएक्टेंट्स। और जो बन रहे हैं, दैट आर योर प्रोडक्ट्स। ये हम लोगों ने बात कर ली। अब आपसे कोई पूछे कि भाई, अब हमें ना एक बात आती है, आपके कोई तो नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगी, कोई स्कूल में टीचर पूछेगा, डायरेक्टली पूछेंगे कि भैया बताओ, ऐसा क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस केमिकल रिएक्शन के। तो आप बोलोगे कि भाई मैं बताता हूँ, देयर आर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम लोग कोई 5 इंडिकेशन है मेरे सामने, जिससे मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि ये रिएक्शन हो रही है। दैट इज, फर्स्ट वन इज योर चेंज इन स्टेट, सबसे पहले आपके स्टेट के अंदर चेंज आना। देन सेकेंड इज योर चेंज इन कलर। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। एंड फिफ्थ इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मेनली ना। तो फर्स्ट वन के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या कहता है, कि सॉलिड रिएक्टेंट आपका क्या कर सकता है, गैशियस प्रोडक्ट बना सकता है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपका जो गैशियस प्रोडक्ट है वो कोई सॉलिड रिएक्टेंट बना, वो सॉलिड प्रोडक्ट बना ले, कोई गैशियस रिएक्टेंट है जो सॉलिड प्रोडक्ट बना ले, सिंपल है, ऐसा हो सकता है। तो इसका एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, देखो आपके, एज यू वी ऑल नो कि हमारे पास देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स हैं आपके पास। तो आपका इनमें से किसी का भी किसी में भी इंटर कन्वर्जन हो जाए, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपके स्टेट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है, मैग्नीशियम के रिबन का बर्न होने का। मैग्नीशियम जब आपके साथ रिबन से, मतलब मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दैट इज MgO। मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ, दैट इज MgO, ये बन जाता है आपका, है ना। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये मैग्नीशियम जो था, ऑक्सीजन जो था, इसने कौन सी फॉर्म ले ली, MgO की। तो ये भी क्या हुआ, आपका स्टेट का चेंज हुआ।
उसके बाद आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि जब आपका देखो चेंज इन कलर का क्या मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बनते टाइम अपना कलर ही चेंज कर दे। जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज व्हाट बेबी, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका जब टर्न होता है, मतलब ये मेनली ना Fe के साथ मिलता है, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, Fe के साथ मिलता है और फिर आपका ये अलग अलग बन जाते हैं, FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। तो उस टाइम पे कि जो आपका जो आयरन, जो आपका आयरन नेल होता है ना, जैसे आपने उसको ऐड किया, वो क्या कर देता है, उसको कलरलेस सोल्यूशन कर देता है। जबकि ये जो कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन है नहीं, दैट इज ब्लू इन कलर, ये हमेशा से ब्लू कलर का हुआ है। तो ब्लू कलर का कोई सब्सटेंस, जो ये ब्लू कलर का है आपका, हाँ जी, तो ये आपका ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये कलरलेस हो जाता है। तो ये आपका चेंज इन कलर का एक एग्जांपल हुआ। देन उसके बाद आप आते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, हम कैसे बोलेंगे, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट मतलब जब उसके प्रोडक्ट बनते हैं तो उस टाइम पे कोई ना कोई हीट, कोई गैस इवॉल्व भी हो, तो आप उसको भी बोलोगे कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि आपका रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन किसका है, जिंक का, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, डाइल्यूट बोला गया है ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जब आप इसको इसके रिएक्ट उसमें जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका H2 जो गैस होगी ना वो इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ बच्चा, ठीक है। तो जब भी आप इसका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, हम प्रोडक्ट पे नहीं जाते, दैट इज ZnSO4 बनता है मेनली। ZnSO4 जब बनता है उसके साथ H2 क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है बाहर। तो आप हम सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ गैस बात करें तो हम इवोल्यूशन की ही बात करें, दैट इज H2 के बारे में, ठीक है। फिर आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने ना नोटिस किया होगा, वेन एवर यू आर इन योर केमिस्ट्री लैब्स, आपने नोटिस किया होगा आपकी केमिस्ट्री लैब्स के अंदर कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो ना, तो आप यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ रिएक्टेंट डालते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। यू फील इट कि कुछ टाइम बाद ना, विद इन 1 और 2 मिनट्स या फिर कुछ कुछ देर में आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है ना वो थोड़ा हीट करने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर आपकी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। मतलब कि हीट, या तो बाबू देखो हीट, इसके क्या होते हैं, हीट के दो तरीके आपकी उसके अंदर। अगर आपने एब्जॉर्ब करवाई है, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो दैट इज कम्स अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये एंडोथर्मिक है। और अगर आपने कहीं पे क्या हुआ है, हीट को रिलीज करवाया बच्चा, अगर आपने क्या हुआ है, हीट को रिलीज करवाया है, तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी एक्सोथर्मिक के अंदर। इसका एग्जांपल है जैसे कि डिसॉल्विंग NaOH इन वाटर रिलीजेस हीट। अगर आपने क्या करा है, NaOH को अगर आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया है, तो आपकी जो हीट है वो इवॉल्व होगी। तो ये आपका हीट इवोल्यूशन का है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कैसी हुई, दैट इज एक्सोथर्मिक। कोई चीज इवॉल्व हो रही है ना, तो एक्सोथर्म हुई, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट जो होता है वो आपका फॉर्म हो जाए, तो आप उस रिएक्शन को बोलोगे। जैसे कि ना आपने ना कभी देखा होगा कि आपने इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास एक बीकर था और इस बीकर के अंदर आपने पानी था, ठीक है, पानी 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 ऐसे करके पानी है आपका, और यहाँ पे ना आपका कुछ ना कुछ, यहाँ पे कोई भी हम रेंडम कलर ले लेते, डेट इज ऑरेंज कलर ले लिया मैंने, हाँ मुझे पसंद नहीं है बट ऐसे ले लिया मैंने, है ना। और यहाँ पे ऐसे करके आपने कोई रिएक्शन करवाई, आपने कुछ मतलब इसके अंदर कुछ डिसॉल्व किया, घुमाया, घुमाने के कुछ देर बाद आपने क्या देखा, जब आपने उसको विदाउट डिस्टर्ब, मतलब बिना डिस्टर्ब किए उसको कुछ देर के लिए रखा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो गए। तो आप इसको क्या बोलोगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कि इसमें इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने जब सोडियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट इज सोडियम सल्फेट इज NaSO4, सोडियम सल्फेट को जब आपने बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जब आपने रिएक्ट करवाया, तो आपके BaSO4 के प्रेसिपिटेट बने भैया। तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनते। तो प्रेसिपिटेट दिखाने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे करके एक एरो बना देते हो नीचे की तरफ। मैं बना देती हूँ यहाँ पे फिर से एक एरो बना दिया ऐसे नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि ये जो BaSO4 है नीचे बैठ गया, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे हमको एक फर्स्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है, दैट इज only contain the definition of chemical reaction and the characteristics or the indicators of chemical reaction, which itself having 5 types, 5 indicators: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature, and the formation of precipitate. So after that we have a very important note here that during chemical reaction mass is neither created nor destroyed, that is a law of conservation of mass, though the total mass of reactant equals to the total mass of products, ठीक है। तो ये आपको, ये भी आपको आपने क्लास 9 में पढ़ा, सब पढ़ के ही आए ऑफ कोर्स, है ना। 10th में आ गए तो 9 तो पढ़िए। तो 9th के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर, आई गेस चैप्टर नंबर 3 और 4 तो समवेयर, उसके अंदर आपको देयर आर 2 लॉज ऑफ, यू हैव 2 लॉज
व्हाट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वन इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समवेयर, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको यही कहता है कि अगर आपने कोई भी, मान लो कोई भी आपने किसी भी तरीके की रिएक्शन की है, ए मतलब मैं यहाँ पे अच्छे से बनाती हूँ, ये अच्छा नहीं बन रहा, ए बी के साथ मिलके आपका सी प्लस डी बन रहा है, तो ये हमेशा फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इस पूरे का टोटल मास 10 ग्राम है तो इसका भी 10 ही होगा, नो मैटर व्हाट। मान लीजिए इसमें इसका हो सकता है कि ये क्या हो, ए आपका 5 ग्राम हो, यहाँ पे बी आपका 5 ग्राम हो, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये आपका 7 बना हो ग्राम और ये आपका 3 ग्राम बना हो, बट ओवरऑल क्या होगा कि टोटल क्या रहेगा, मास हमेशा आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्वल रहेगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो कि आप लोगों को पहले से ही पता था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज केमिकल इक्वेशन इटसेल्फ। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, अब आपने जितना भी आपने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है ना, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपने जो चीजें पढ़ ली उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशन। जो अभी तक जो ऊपर मैं आपको लिखकर दिखा रही थी ना, वो सारी क्या है, केमिकल इक्वेशन ही थी। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स, है ना। इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एरो इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने ए जमा बी बनाया है और इससे आपका सी प्लस डी बना है, जमा लाइक प्लस, तो यहाँ पे ये जो एरो है ना बच्चा, यही आपको ये दिखा रहा है कि आपकी केमिकल इक्वेशन हुई है। और यहाँ पे आपने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया कि ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज केमिकल इक्वेशन, ओके। अब हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशन, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपने रिएक्टेंट्स को लिखना है, जैसे कि यहाँ पे Mg और O2 को लिखा, और राइट हैंड साइड पे आपको अपने उसको प्रोडक्ट को लिखना है। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ओके। सो हियर आर सम सिंबल्स व्हिच वी आर यूजिंग इन द केमिकल इक्वेशंस। दैट इज, सिंबल है आपका, मान लीजिए आपका ये सिंबल है, इसका मीनिंग है यील्ड करना या प्रोड्यूस करना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। S that is yours that always represent the solid state of a substance। जैसे कि आपने यहाँ पे अभी तक मैं आपको A और B ऐसे करके बना रही हूँ, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे A प्लस बी करा है, तो मैं यहाँ पे ना B के सामने ना ऐसे सॉलिड लिख दूँ, उसका मतलब है कि जो मेरा B वाला जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट। और अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए A प्लस बी करके यहाँ पे B को मैंने लिक्विड दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए A मेरा जो है उसको मैंने ऐसे G लगाया, दैट इज मैंने गैशियस दिखाया है, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका एक्वस। एक्वस भी आप बस उसका ये जो तीन आपने जो अभी पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस और आपका एक्वस, दैट इज द ओनली टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। देन उसके बाद अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वी हैव अ साइन लाइक दिस, अ एरो इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड्स, और अगर आप प्रेसिपिटेशन दिखा रहे, दैट मीन्स अ एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इज समथिंग विच वी रिटन एज लाइक दिस, कि मान लीजिए विच इज कम्स अंडर इक्विलिब्रियम इटसेल्फ, बट अभी आपको नहीं देखना है। तो दैट इज, इट मीन्स दैट इफ ए एंड बी आर कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी, then vice versa C and D is also convertible into A and B, that is the reversible reaction, okay। and what is the meaning of heat, that ये symbol इसको कहते हैं हम बच्चा डेल्टा के नाम से आप इसको जानते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि A प्लस बी को जब आप लगा करते हो तो आप इसको ऐसे करके हीट देते हो और फिर उससे आपको कोई सब्सटेंस बनता है, दैट इज सी प्लस डी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आता है आपका, अगर आपने यहाँ पे ए और बी को, मैं बार बार ए और बी ले रही हूँ, याद दिला दिया मैंने, ए और बी आपको याद करा दिया, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख दूँ एच न्यू। इसका मतलब है कि मैंने ना ऊपर वाले में तो ऐसा किया, मैंने हीट दी है, और इस वाले में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने सनलाइट दी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेनली लाइट, नॉट ओनली सनलाइट, मीन द लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एच न्यू होता है इसका मतलब, इट मीन्स लाइट। एंड द कैटलिस्ट इज द, देखो इसका कुछ नहीं मतलब है, इसका मतलब होता है कि आपकी ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, आप केमिकल रिएक्शंस बड़ी बड़ी होती है, तो इसके अंदर ना आप बस इस ऊपर ना जैसे निकल हमारे पास एक कैटलिस्ट है, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सारे आप उनको ना ऊपर लिख देते हो, दैट आर कैटलिस्ट। तो समवेयर कुछ रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं ना, कैटलिस्ट को ऊपर लिख देते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है दैट इज अ एंजाइम जो कि आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, जो जल्दी से उसको रिएक्शन को करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट इज योर कैटलिस्ट। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज balancing a chemical equation. I tried my hard to complete it within 15 or 20 minutes. I'm not sure कि कितने टाइम हो गया है, but I really hope कि कम में ही हुआ हो, ताकि आप समझ के ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको।
अब ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, आपकी एनसीईआरटी पूछती है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो द सिंपल आंसर ऑफ इट इज टू satisfy the law of conservation of mass, which says that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अपने इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. इस बैलेंसिंग के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो क्या हो, इक्वल हो बोथ साइड पे. बोथ साइड मतलब बच्चा आपका ये वाला, फिर से ए और बी वाला, मेरा प्लस रह गया, और इससे आपका सी प्लस डी बना. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं ए प्लस बी और आपका सी प्लस डी. ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका मास होगा रिएक्टेंट का वही क्या होगा, आपके मास प्रोडक्ट का भी इक्वल होगा. तो बोथ साइड को आप बोथ साइड आपको इक्वल करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल करवाने पड़ते हैं. नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल करवाने पड़ते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर ही हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, विच इज देखो जैसे कि हम लोग, मैं अभी ऊपर भी मैंने आपके लिए एक इक्वेशन लिखी थी बहुत सिंपल सी, दैट इज बच्चों मैं नहीं करती हूँ कि मैं नहीं लिखती हूँ, आपका अपना पर्सनल चॉइस है, आप कैसे बैलेंसिंग करना चाहते हो. मैं देखो ऐसे करती हूँ, मैं करती हूँ H2, मान लीजिए O2, इसके साथ मिलके ही H2O बनाता है. ठीक है, तो देखिए H2O में यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है. तो सिर्फ कमी क्या हो गई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है. तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 2 इटसेल्फ. तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, आपके यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही हुए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हुए, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे अब 4 हो गए बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे आपके 4 हो गए, और ऑक्सीजन आपके क्या हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 हो गए जी. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं चाह रही थी ऑक्सीजन को बैलेंस करना और मैंने कर दिया हाइड्रोजन को डिसबैलेंस. ये तो मेरी गलती हुई. तो अब मैं क्या करूंगी, अपने रिएक्टेंट साइड पे जाऊंगी, मेरे रिएक्टेंट साइड पे जो मेरे पास हाइड्रोजन 2 थे मैं उसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन मेरे 2 हो गए, और यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन अब क्या हो गए अपने आप में फिर से 4. मैं इसको फिर से आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कुचल मुचल हो गया, सो सॉरी, है ना. मैं इसको फिर से करती हूँ बच्चों, मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा प्यार से लिखने का. पिंक कलर ले लो, मुझे पसंद है. तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे करना है H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O. तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि यहाँ पे ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बेचारा बचा. ये इकलौता है जो यहाँ पे 1 है, बाकी सब अपना 2-2 लेके बैठे हैं. तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन को तू खाली मत बैठ, तुझे 2 चाहिए कोई बात नहीं, हम देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते. तो हमने इसके आगे क्या करा, आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. वो पीछे मैंने ऐसे ही लगा दिया था, आप आगे मल्टीप्लाई करते हो हमेशा, तो आप 2 आगे लगाओगे. बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया ना, तो हाइड्रोजन कहता है ओहो ऑक्सीजन को 2 देने के चक्कर में ना आपने मेरा भी बढ़ा दिया. तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपको इधर से भी हम इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे भी आप 4 हो जाओगे. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर आपके 4 हैं और ऑक्सीजन आपके 2 हैं. तो इस तरीके से आपने बैलेंसिंग कर दी, दैट इज नॉर्मली हिट एंड ट्रायल मेथड इटसेल्फ. ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, दैट इज जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. यहाँ पे है Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2. सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखो कि आप ना सब हर एक एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करोगे. जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आपका Fe जो है, यहाँ पे आपके पास Fe है, दैट इज 1 Fe. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपके पास 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास Fe है आपके पास 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन है आपके पास 2. समझे? तो यहाँ पे 1 2 1 3 4 2. तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, मैं अब करने वाली हूँ, सबसे पहले जिसको कमी है, जिसके पास कम होता है आप उसी को देते हो ना, या जिसके पास ज्यादा होता है उसको जाके दे देते हो. ऑफ कोर्स जो जिसके पास कम है उसी को दिया जाता है. तो यहाँ पे देखिए Fe है, Fe के पास 1 है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे Fe कितने थे, 3 थे. तो मैंने कर दिया Fe को सेटिस्फाई. जो Fe है वो अब क्या हो गया आपका हैप्पी. Fe इज हैप्पी नाउ. अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो ऑलरेडी खुश है. जो लोग खुश है ना उन्हें जबरदस्ती खुश करने की जरूरत नहीं है, ये खुश है, इन्हें खुश रहने दीजिए. यहाँ पे अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के पास.
ऑक्सीजन यहाँ पे है बेचारा एक, सैड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो ये हैप्पी है। बट हमें क्या करना है, इसको भी 4 देना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जबरदस्ती हाइड्रोजन को भी हैप्पी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इस वाले इस पूरे H2O के आगे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने चाहिए, 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों आपके, 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 दैट इज 8, 4 2 8 सिंपल। और यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने बचे आपके, हाइड्रोजन बचे यहाँ पे 2। तो अब हाइड्रोजन कह रहा है, यहाँ वाला कह रहा है कि मुझे तो आपने ज्यादा दे दिया, और ये वाला कह रहा है मेरे को जबरदस्ती आपने कम कर दिया। तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे अपने आप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बैलेंसिंग खत्म होती है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ओके तो इसके बाद ना आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द बैलेंसिंग इटसेल्फ, बैलेंसिंग के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, ओके। अब यहाँ पे ना आपने एक बहुत ही रेड मार्क करके की रूल लिखा गया है, वी कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट्स, है ना, numbers in front of formulae to balance and chemical equation, we never change the subscript, that is small numbers within the formulae, as that would change the substance itself। मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ये चेंजेस किए हैं ना, ये Fe वाला, तो ये यहाँ पे ना आपने यहाँ पे देखो आपने Fe के आगे लगाया है, तो आप सिर्फ आगे लगा सकते हो। ये H2 के साथ जो ये 2 लगा था ना, इसको आप ऐसे नहीं हटा सकते कि यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे 4 लगा दिया अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, नो, दैट इज द रॉन्गेस्ट अप्रोच। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि आपने H2O को H4O कर दिया या H4O3 कर दिया, तो ये आपने कुछ गलत कर दिया, ये कोई अब सब्सटेंस H2O नहीं बना। तो इसका मतलब है कि आपने चेंज ही कर दिया, अपने कंपाउंड, अपने जो अपना एलिमेंट था वो ही चेंज कर दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये आपको इस तरीके से करना है। अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी से, और देयर आर ओनली 3 स्लाइड्स व्हिच वी लर्न इन दिस क्लास, पर्टिकुलर क्लास। तो आप सिर्फ इनको एक बार पढ़ोगे, उसके बाद वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर 4 टाइप्स हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल कवर इट। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।